पोलियो, HIV, HPV, जीका वायरस और यहाँ तक कि कोविड-19। आपको क्या लगता है इन खतरनाक बीमारियों का इलाज क्या देश विदेश के महान डॉक्टर्स ने किया है? वेल, आज मैं आपका ये भ्रम तोड़ने वाला हूँ और आपको बुरी तरह से शॉक करने वाला हूँ, क्योंकि असल में इन जानलेवा डिजीज की वैक्सीन केवल एक साधारण सी महिला के थ्रू बन पाया था। इस महिला का नाम हेनरिएटा लैक्स है और ये कोई महान डॉक्टर या बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल रिसर्चर नहीं थी। ये तो बस एक नॉर्मल सी दिखने वाली ब्लैक वुमेन थी जिसका शरीर शायद उतना नॉर्मल नहीं था। अच्छा, सबसे पहले मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, इंसान वक्त होने के साथ साथ बूढ़ा क्यों हो जाता है? इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इंसानों की बॉडी करोड़ों छोटे छोटे सेल्स से बनी होती है और वक्त के साथ साथ ये सेल्स डैमेज हो जाते हैं और मरने लगते हैं। अब अंत में ना हमारी बॉडी एक शेल बन जाती है जिसके अंदर केवल ये डेड सेल्स ही बच जाते हैं। लेकिन हेनरिएटा लैक्स के सेल्स बिल्कुल उल्टा बिहेव कर रहे थे। वे मरने के बजाय कंटिन्यूअसली डिवाइड हो रहे थे और अपनी क्वांटिटी को बढ़ाते चले जा रहे थे। ये सेल्स बेसिकली इमॉर्टल या अमर थे। अब आखिर क्या हुआ था हेनरिएटा लैक्स के साथ? उनकी इस डिस्कवरी से मेडिकल दुनिया में कैसे तहलका मच गया और आखिर क्यों आज से हजारों सालों के बाद भी हेनरिएटा लैक्स का नाम लिया जाता रहेगा? जानने के लिए इस वीडियो में एंड तक बने रहना। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। 30 साल की हेनरिएटा की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पेट में किसी ने गांठ बांध दी हो। वो ऑलरेडी 4 बच्चों की माँ थी। घर वालों को लगा कि शायद हेनरिएटा दोबारा माँ बनने वाली है और वो सही भी थे, क्योंकि जल्द ही हेनरिएटा ने अपने 5वें बच्चे को जन्म दिया था। लेकिन अब भी हेनरिएटा के पेट से वो गांठ जा नहीं रही थी। अब उस वक्त में केवल एक जॉन्स हॉपकिंस हॉस्पिटल था जो ब्लैक वुमेन्स का इलाज किया करता था, इसलिए हेनरिएटा तुरंत वहां पर चेकअप करवाने गई। वहां पर डॉक्टर हॉवर्ड जोन्स मुख्य इंचार्ज थे और उन्होंने अपना करियर जस्ट शुरू ही किया था। उन्होंने हेनरिएटा के सर्विक्स यानी कि गर्भाशय में एक अनयूजुअल सा ब्लीडिंग मास देखा। अब जब उनकी बायोप्सी की गई तब रिजल्ट में पता चला कि हेनरिएटा को सर्वाइकल कैंसर था। डॉक्टर्स ने तुरंत रेडियम ट्यूब से उसका इलाज करना शुरू किया, लेकिन हेनरिएटा का कैंसर काफी ज्यादा एग्रेसिव बन चुका था और तेजी से फैल रहा था। अब आप सभी जानते होंगे कि कैंसर होने पर सेल्स जो है वो बहुत ही तेजी से मरने लग जाते हैं और ये रफ्तार एक के बाद एक चेन रिएक्शन की तरह शुरू होने लगती है। अब बदकिस्मती से साल खत्म होने से पहले ही हेनरिएटा चल बसती है। वो केवल 31 साल की थी, लेकिन हेनरिएटा को नहीं पता था कि ट्रीटमेंट के दौरान उनके सर्विक्स से 2 टिश्यू सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे, एक हेल्दी सेल्स का और एक कैंसरस सेल्स का। अब इन सैंपल्स को जॉन हॉकिंस के एक सेल बायोलॉजिस्ट को जांच के लिए भेजा गया और उसके बाद जो हुआ ना, उसने साइंस को पूरी तरह से बदल दिया। उस वक्त जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल में डॉक्टर जॉर्ज ओटो ग्रे अपनी रिसर्च किया करते थे। डॉक्टर ग्रे सालों से लेबोरेटरी में ही ह्यूमन सेल्स को ग्रो करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर बार उनको फेलियर ही हासिल हो रही थी। अब ये नॉर्मल साइंस है कि हम सब एक सिंगल सेल से डिवाइड होकर ही एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में बदले हैं। आप और मैं भी कभी एक सिंगल सेल जितने ही बड़े थे, जो सेल डिवाइड होते होते करोड़ों सेल्स में बदल गया। अब प्रॉब्लम यह है कि परफेक्ट कंडीशंस में भी लेबोरेटरी में सेल्स 40 to 60 साइकिल्स के बाद डिवाइड होना बंद हो जाते थे और मर जाते थे। डॉक्टर्स को हर बार एक नया टिश्यू का सैंपल लेकर उस पे एक्सपेरिमेंट करना पड़ता था, जो काफी ज्यादा टाइम लेने वाला टास्क था। अब डॉक्टर ग्रे चाहे कितनी ही केयरफुल तरीके से सेल्स को ग्रो करने की कोशिश कर ले, लेकिन एक पॉइंट के बाद उनका ग्रोथ रुक ही जाता था। लेकिन जब उन्होंने हेनरिएटा के कैंसर सेल्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया तब रिजल्ट उल्टा ही आने लगा। मरने के बजाय लैब सेटिंग्स में हेनरिएटा के सेल्स तेजी से डिवाइड कर रहे थे। एक तरह से देखा जाए तो वो इमॉर्टल थे। ये डिस्कवरी बेहद ही ग्राउंड ब्रेकिंग थी। एक इमॉर्टल सेल लाइन की खोज कर ली गई थी जो डिवाइड होता ही जा रहा था। रिसर्चर्स के हाथों में बेसिकली अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ ह्यूमन टिश्यूज मिल गए थे, जो यूनिफॉर्म थे और आसानी से रिप्रोड्यूस किए जा सकते थे। अब वैज्ञानिकों को कोई जरूरत नहीं थी पेशेंट से फ्रेश टिश्यू सैंपल्स कलेक्ट करने की। हेनरिएटा के सेल्स को लैब में ग्रो किया जा सकता था और रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। हेनरिएटा लैक्स के सेल्स को बाद में हेला सेल्स का नाम दिया गया, जो उसके फर्स्ट नेम और सरनेम के पहले 2 लेटर्स से मिलकर बना था। बायोलॉजिकल साइंस की दुनिया में ये एक गेम चेंजर था। रिसर्चर्स अब वैक्सीन को टेस्ट कर सकते थे, डिजीज को स्टडी कर सकते थे और नए ट्रीटमेंट मेथड्स पर भी एक्सपेरिमेंट कर सकते
सकते थे, और वो भी बिना लिविंग पेशेंट्स का इस्तेमाल किए, जो कि एक तरह से एथिकली भी गलत था। उस वक्त में वैज्ञानिक ठीक तरीके से समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हेनरिएटा के सेल्स इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन साल 1960s तक वैज्ञानिकों ने डिस्कवर कर लिया कि कैंसर सेल्स में ये काफी ज्यादा कॉमन है। वो बॉडी में तेजी से ग्रो करने लगती है और बॉडी को कमजोर कर देती है। लेकिन फिर भी किसी ने ऐसा कहीं नहीं सुना था कि ह्यूमन बॉडी से बाहर वो लेबोरेटरी में भी इतनी अच्छी तरीके से जिंदा रह सकते हैं। हेला सेल्स की मदद से मेडिकल हिस्ट्री में कुछ मेजर ब्रेक थ्रूज किए गए। साल 1953 में वैज्ञानिकों ने डिस्कवर किया कि हेला सेल्स को पोलियो की बीमारी से इन्फेक्ट किया जा सकता है, जो उस वक्त की सबसे खतरनाक बीमारी मानी जाती थी, स्पेशली बच्चों के लिए। अब हिस्ट्री में पहली बार वैज्ञानिक लार्ज स्केल पर पोलियो के बारे में स्टडी कर सकते थे, क्योंकि हेला सेल्स पूरी दुनिया की लेबोरेटरी में पहुंच गए थे। हेला सेल्स की वजह से ही पोलियो की वैक्सीन की डिस्कवरी हो पाई और करोड़ों लोगों की जानें बच पाई थी। लेकिन पोलियो तो बस शुरुआत था। हेला सेल्स की मदद से रेडिएशन का ह्यूमन टिश्यूज पर क्या असर पड़ता है, इसकी स्टडी की गई, ताकि इंसानों पर कौन से तरह का रेडिएशन खतरनाक होता है ये पता लगाया जा सके। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि हेला सेल्स को रॉकेट्स में डालकर स्पेस में भी भेजा गया, ताकि स्टडी किया जा सके कि स्पेस ट्रैवल का ह्यूमन बॉडी पर क्या असर पड़ता है। एक तरह से देखा जाए तो हेनरिएटा लैक्स वो पहली इंसान थी जो स्पेस में गई थी। हेला सेल्स की मदद से इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि IVF का भी डेवलपमेंट हो पाया, जिससे करोड़ों कपल्स आज बच्चे का सुख ले सकते हैं। HIV, HPV, जीका, हर्पिस, मीसेल्स, मम्स, कोविड-19 हर चीज में हेला सेल्स ने अपना क्रूशल कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। हेनरिएटा के सेल्स वो पहले सेल्स थे जिसे क्लोन करके मास प्रोड्यूस किया जा रहा था, और दुनिया भर में उसकी मदद से रिसर्च की जा रही थी। हेला सेल्स की मदद से 11,000 से भी ज्यादा पेशेंट्स, 1 लाख से भी ज्यादा साइंटिफिक पेपर्स और कम से कम 5 नोबेल प्राइजेस वैज्ञानिक जीत पाए हैं। माना जाता है कि अब तक दुनिया भर में 20 टन से भी ज्यादा हेला सेल्स को लैब में ग्रो किया जा चुका है, और आज 70 साल बाद भी उन्हें सक्सेसफुली रिप्रोड्यूस किया जा रहा है। और मुझे यकीन है कि आज से हजारों साल बाद भी उसका इस्तेमाल होता ही रहेगा। लेकिन इस स्टोरी का सिर्फ ये पॉजिटिव साइड ही नहीं है, इसका एक डार्क साइड भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। देखो, हेनरिएटा लैक्स के सर्विक्स से जो टिश्यूज के सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे ना, वो उनकी परमिशन के बिना कलेक्ट किए गए थे, जो कि एथिकली बेहद ही गलत साउंड करता है। हेनरिएटा के फैमिली को आइडिया ही नहीं था कि उसके सेल्स पूरे दुनिया में तहलका मचा रहे हैं। इनफैक्ट हेनरिएटा के डेथ के 25 साल के बाद उनके रिलेटिव्स को इस बारे में पता चला। उस वक्त तक हेला सेल्स ने पूरी दुनिया को बदल दिया था। फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने हेला सेल्स की मदद से $बिलियन कमा लिए थे। वहीं दूसरी तरफ हेनरिएटा की फैमिली अभी भी गरीबी में जी रही थी। अब एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी लीगल क्राइम कमिट नहीं किया गया था। साल 1951 में ऐसा कोई भी रूल नहीं था जो कहता हो कि तुम पेशेंट्स की परमिशन के बिना उसके बॉडी के सैंपल्स कलेक्ट नहीं कर सकते। उस वक्त में बिना परमिशन के टिश्यू सैंपल्स कलेक्ट करना एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर हुआ करता था, और वैसे भी किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि वो सेल्स इस तरह से पूरी दुनिया को बदल देंगे। आज भी जो सर्जरीज और मेडिकल प्रोसीजर्स किए जाते हैं ना, जिसमें टिश्यूज को कलेक्ट किया जाता है, वो बिना पेशेंट से पूछे किया जाता है, ताकि रिसर्च करने में एक और स्टेप ना आए। अगर उन टिश्यूज की मदद से कोई पैसे भी कमाता है तो लीगली पेशेंट का उस पैसे पर कोई भी हक नहीं होता। पहली नजर में ये काफी ज्यादा अनफेयर लगता है। आफ्टर ऑल किसी के सेल्स और टिश्यूज उनकी खुद की प्रॉपर्टी है, तो एक तरह से उन पे कंट्रोल भी उन्हीं का बनता है, राइट? लेकिन ये इश्यू इतना भी सिंपल नहीं है। देखिए, मान लीजिए कि किसी आदमी के सेल्स में कैंसर को ठीक करने की शक्ति है और उसने वैज्ञानिकों को अपने सेल्स लेने से ही मना कर दिए, तो क्या इस सिचुएशन में उस आदमी की इच्छा की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, या वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए कि इससे करोड़ों लोगों की जान बच सकती है? ब्यूरोक्रेसी भी इस सिचुएशन में एक बड़ा प्रॉब्लम है। हर एक टिश्यू सैंपल के लिए परमिशन लेना और उस परमिशन के अप्रूवल का वेट करना अल्टीमेटली रिसर्च को स्लो डाउन कर लेता है। अब ह्यूमन टिश्यूज का लाइफ स्पैन वैसे भी बहुत कम होता है। जब तक प्रॉपर अप्रूवल्स आएंगे तब तक हो सकता है कि कोई नया मेजर मेडिकल डिस्कवरी रुक जाए। अब चाहे कुछ भी चैलेंजेस आए, एक चीज तो क्लियर है कि हेनरिएटा के फैमिली के साथ जो भी हुआ वो गलत हुआ था। एक तरह हेला सेल्स की मदद से दूसरे लोग अमीर बनते जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उसकी फैमिली पॉवर्टी में जी रही थी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हेला सेल्स ने केवल वैज्ञानिकों की ही मदद की है। इनफैक्ट हेला सेल्स की सबसे बड़ी ताकत वैज्ञानिकों के लिए एक मेजर प्रॉब्लम भी बन गई थी। देखो, रिसर्चर्स का कहना है कि समय के
साथ साथ उन्होंने दूसरे इमॉर्टल सेल्स लाइंस को भी कलेक्ट किया था, लेकिन हेला सेल्स ने उन्हें बुरी तरह से कंटामिनेट कर दिया। हेला सेल्स इतनी तेजी से ग्रो करती है और इतनी ज्यादा डोमिनेंट होती है कि दूसरे इमॉर्टल सेल्स उसके सामने टिक ही नहीं पाते। इस वजह से बहुत सारे रिसर्चर्स को इनवैलिडेट कर दिया गया क्योंकि उनके रिजल्ट रिलायबल नहीं माने जा सकते थे। आप सोच कर ही देखिए कि हेला सेल्स कितने ज्यादा इनक्रेडिबल थे। वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि दूसरे कोई भी सेल लाइन उसके सामने टिक नहीं सकते हैं। आज के समय में वैज्ञानिक बहुत ही केयरफुल तरीके से हेला सेल्स के साथ रिसर्च करते हैं। हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि हेला सेल्स सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं है जिसका केवल फायदे के लिए ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इन सेल्स के पीछे एक वुमेन थी जो बहुत ही ज्यादा केयरिंग और फन लविंग मदर थी। बदकिस्मती से हेनरिएटा जिंदा रहते रहते ये कभी नहीं जान पाई कि वो इस दुनिया की सबसे इन्फ्लुएंशियल फिगर बन गई है। उसके हेला सेल्स ने काउंटलेस लाइफ्स बचाए हैं और वैज्ञानिकों के फ्यूचर को नई उड़ान दी है। वैसे दोस्तों, क्या आपको कभी इन हेला सेल्स के बारे में पता था? अगर नहीं पता था तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और उन्हें भी हेनरिएटा लैक्स के बारे में जरूर बताना, क्योंकि बचपन में आपको भी कभी ना कभी पोलियो का टीका या किसी भी चीज का टीका जरूर लगा होगा। उस कारण से हेनरिएटा के लिए एक थैंक्स लिखना तो बनता है। कमेंट सेक्शन में हेनरिएटा के रेस्पेक्ट में एक थैंक्स जरूर लिख देना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। अगर आप नए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है इतिहास के कुछ बहुत ही डेंजरस विलन्स के बारे में। कुछ ऐसे लोग जिनको आप जीता जागता मॉन्स्टर कह सकते हो। अब उनके बारे में जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।